हेलो एवरीवन। हमारा आज का वीडियो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑफ फोरआर्म पर। हमारे शरीर में कई जगह कंपार्टमेंट्स होते हैं। हमारे हाथों में होते हैं, आर्म में होते हैं, फोरआर्म में होते हैं, पैरों में होते हैं कंपार्टमेंट्स। तो आज का हमारा वीडियो है कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑफ फोरआर्म, यानी हमारे फोरआर्म के, हमारे हाथ के जो कंपार्टमेंट है उसमें दिक्कत हो जाती है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? हमारे फोरआर्म में आसपास मांसपेशियां होती है, इसमें टिश्यूज होते हैं, टेंडन्स होते हैं, बुर्सा होते हैं। तो जब भी हम कोई मूवमेंट बार बार करते हैं, रिपीटेड मूवमेंट करते हैं, या कोई हमें चोट लग जाती है, ट्रॉमा हो जाता है हमारे फोरआर्म का, या हम कोई चीज बार बार करते हैं, ओवर यूज की वजह से कुछ इंजरी हो जाती है, जिस वजह से जो हमारी फोरआर्म में मांसपेशियां हैं, वहाँ की जो स्पेस है, वहाँ पे टिश्यूज है, उनमें डैमेज हो जाता है, और वहाँ का जो फोरआर्म पे स्पेस है वो स्पेस कम होने लगता है, और उस जगह पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बनने लगता है। यानी कि जब हम ओवर यूज कोई काम कर रहे हैं, रिपीटेड कोई मूवमेंट कर रहे हैं हमारे हाथ से, या कोई हमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, हमारे हाथ में ट्रॉमा हो गया, जिस वजह से हमारे कंपार्टमेंट पे, फोरआर्म पे प्रेशर बनने लग गया, बहुत ज़्यादा तेज प्रेशर बनने लग गया, जिस वजह से उस प्रेशर की वजह से जो हमारे फोरआर्म की मांसपेशियां है, स्पेस है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त का जो बहाव है, उन सब में दिक्कत आनी शुरू हो गई, हो जाती है। उसके साथ साथ स्पेस है वो भी कम होने लगता है, जिस वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑफ फोरआर्म की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब फोरआर्म की एनाटॉमी के बारे में हम बात करते हैं, तो फोरआर्म में दो हड्डियां होती है, एक अल्ना और एक रेडियस। दोनों हाथों में एक अल्ना एक रेडियस होती है, और ये कंपार्टमेंट तीन मांसपेशियों का बना हुआ होता है। मतलब तीन तरह की मांसपेशियां होती है, ग्रुप्स होता है, उससे रिलेटेड ये तीन कंपार्टमेंट को भाग भाग में बांटा गया, इन कंपार्टमेंट को। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक कंपार्टमेंट है वोलार कंपार्टमेंट, दूसरा है डॉर्सल कंपार्टमेंट, और तीसरा है मोबाइल वॉट कंपार्टमेंट यानी लेटरल कंपार्टमेंट। और इनमें तरह तरह की मांसपेशियां पाई जाती है। तो शुरू करते हैं हम पहले कंपार्टमेंट के बारे में। पहला है एंटीरियर कंपार्टमेंट, यानी आगे का की तरफ जो होता है, इसे वोलार कंपार्टमेंट भी कहते हैं। ये हमारे फ्लेक्सर्स होते हैं, इसके अंदर हमारे हाथों की और हमारी कलाई की, हमारे फोरआर्म की जो फ्लेक्सर्स है, हमारे रिस्ट और हैंड की जो फ्लेक्सर्स है, वो पाए जाते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट भी दो भागों में बांटा गया है, एक सुपरफिशियल वोलार कंपार्टमेंट, दूसरा डीप वोलार कंपार्टमेंट। तो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट में फ्लेक्सर्स मसल होती है, वो है फ्लेक्सोकार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सोकार्पी अल्नारिस, पल्मारिस लॉन्गस, प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये हमारे ऊपर पाई जाती है, मतलब सुपरफिशियल। अब इसके नीचे, इसके डीप में पाई जाती है डीप ग्रुप ऑफ मसल्स, यानी कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये जो सारी मांसपेशियां हैं, यानी एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये फ्लेक्शन का, यानी हमारी कलाई और हमारे हाथों की जितने भी फ्लेक्सर्स मसल है, फ्लेक्सर मूवमेंट है, इनका काम करता है। अब हमारी सुपरफिशियल जो मसल्स है, ये जो हमने चार सुपरफिशियल मसल्स की बात करी, उनका ओरिजिन होता है हमारी जो आर्म की हड्डी ह्यूमरस, उसके अंदर क्या जो हिस्सा है, नीचे सबसे एंड में अंदर वाला हिस्सा, मीडियल एपिकोंडाइल, वहां से इसका शुरू होता है कॉमन फ्लेक्सर टेंडन। इन सुपरफिशियल मसल्स का ओरिजिन यहाँ से होता है, और इसमें अल्नार नर्व और अल्नार आर्टरी भी यहाँ से पास करती है। अब एक मांसपेशिया है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ये मांसपेशी हमारे सुपरफिशियल मसल्स और हमारे डीप मसल्स, इन दोनों के बीच में पाई जाती है, इसलिए कभी कभी इसे इंटरमीडिएट ग्रुप भी कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में सुपरफिशियल यानी सबसे ऊपर की तरफ है मांसपेशिया चार, जो है प्रिंटेरिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, पाल्मारिस लॉन्गस। तीन मांसपेशियां जो सबसे अंदर की तरफ डीप में पाई जाती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, वोलार कंपार्टमेंट में, वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस,
प्रोनेटर क्वाड्रेटस। और इंटरमीडिएट मसल है, इन दोनों के बीच में मसल पाई जाती है एंटीरियर कंपार्टमेंट में, वो है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो ये सारी जो मांसपेशियां हैं फ्लेक्सर्स का काम करती है, फ्लेक्शन का काम करती है रिस्ट का और हमारे फिंगर्स का। जब भी कंपार्टमेंट में, इन कंपार्टमेंट में प्रेशर आता है, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा की वजह से, ओवरयूज इंजरी की वजह से प्रेशर बनने लगता है, उस प्रेशर की वजह से ये जो मांसपेशियां हैं इनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, इनके बीच का जो स्पेस है वो कम होने लगता है, टिश्यूज के बीच का, वर्सा के बीच का जो स्पेस है वो कम होने लगता है और पेशेंट को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। दूसरी हम बात करते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और डोर्सल कंपार्टमेंट के बारे में। इनमें 9 मांसपेशियां पाई जाती है जिनका काम होता है रिस्ट का एक्सटेंशन करना, हमारे हैंड्स का रिस्ट का एक्सटेंशन करना, साथ ही साथ सुपाइनेशन करना फोरआर्म का। एंटीरियर कंपार्टमेंट जो होता है वो सेपरेट होता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से, और ये पाया जाता है हमारे रेडियस और अल्ना, ये दोनों हड्डी के बीच में, इससे ये सेपरेट होता है इंटीरियर कंपार्टमेंट इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से। तो अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट यानी पीछे का जो हिस्सा है डोर्सल कंपार्टमेंट, वो भी 3 भागों में बांटा गया है, सुपरफिशियल ग्रुप, इंटरमीडिएट ग्रुप, डीप ग्रुप। सुपरफिशियल ग्रुप में है एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, क्योंकि एक्सटेंसर एक्सटेंशन का काम करती है, तो पोस्टीरियर में हमारे पीछे में पाए जाते एक्सटेंसर्स मसल। तो सबसे ऊपर की तरफ पाए जाते एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस एंकोनियस मसल, बीच में इसके पाए जाते हैं एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटा मिनिमा, और सबसे अंदर की तरफ डीप में पाए जाते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर इंडाइसिस और सुपाइनेटर मसल्स। अब एक्सटेंसर मसल्स जो होती है, एक्सटेंसर्स जितनी भी 9 मांसपेशियां है, ये एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम होता है हमारे रिस्ट में, हमारी कलाई में पीछे की तरफ, वहां से पास होता है। और इसमें 2 मांसपेशियां जो रिस्ट के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट से पास नहीं होते, वो है सुपाइनेटर और एंकोनियस। ये हमारे सिर्फ फोरआर्म में ही पाए जाते हैं, हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, ये आगे जाके हमारे रिस्ट को क्रॉस नहीं करते। बाकी सारी मांसपेशियां रिस्ट को क्रॉस करती है, बट सुपाइनेटर मसल एंड एंकोनियस मसल ये पास नहीं करती, ये सिर्फ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ही पाई जाती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पीछे का हिस्सा है डोर्सल कंपार्टमेंट, इसमें ये सारी मांसपेशियां पाई जाती है। फिर तीसरा ग्रुप है लेटरल कंपार्टमेंट, और इसे हेनरीज मोबाइल वार्ड भी कहते हैं। इसमें मांसपेशियां पाई जाती है, वो है ब्रेकियो रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस, ये हमारे साइड में पाई जाती है मांसपेशियां। अब हमारे फोरआर्म में 3 तरह की नसें जाती है, सप्लाई होती है, वो है नर्व सप्लाई है रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नार नर्व का, इनके सेंसरी और मोटर दोनों ब्रांचेस यहाँ से निकलते पास करते, और रेडियल आर्टरी, अल्नार आर्टरी ये भी यहाँ पर पाई जाती है। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम फोरआर्म का किस कारणों की वजह से होता है। सबसे पहला कारण है ट्रॉमा। अगर कुछ भी हमारे जो रेडियस और अल्ना 2 हड्डी पाई जाती है, इनका जब शाफ्ट का या डिस्टल एंड का या अपर एंड का फ्रैक्चर हो जाता है तो इस वजह से दिक्कत आती है। या फिर जब हमारे ह्यूमरस है, ऊपर वाली आर्म की हड्डी, उसका जो नीचे का हिस्सा है कॉन्डाइल्स, अगर उसका फ्रैक्चर हो जाता है, जो बच्चों में खास देखा जाता है, इसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। या फिर हमारी फोरआर्म के कंपार्टमेंट में एकदम हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से यहाँ की जो मांसपेशियां उनकी इंजरी हो गई है, टुकड़ों में बट गई है हड्डियाँ, या फिर बहुत ब्लड का सप्लाई वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, अवेस्कुलर हो गया है, या फिर किसी ने गोली मार दी और हाथ पे फोरआर्म पे आके लगी है, इस वजह से भी फोरआर्म कंपार्टमेंट और फोरआर्म में सिंड्रोम की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। या फिर हमने बहुत ज़्यादा टाइट बैंडेज बांध लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर टाइट बांध ली है, बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेसिंग करवा ली है, और वो घंटों तक ड्रेसिंग हमारी बंधी हुई है, हमने खोली नहीं है, तो जिस वजह से प्रेशर बढ़ जाता है फोरआर्म के कंपार्टमेंट पर, दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। या फिर हमें आईवी इंजेक्शन लगा है, हमें फोरआर्म में आईवी मतलब इंजेक्शन लगा है किसी का, जिस वजह से भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। या फिर हम जल गए हैं, कंपार्टमेंट पे जल गए हैं और इस वजह से भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया है जिसमें खून बहुत ज़्यादा बह रहा है कंपार्टमेंट में, तब भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑफ फोरआर्म हो सकता है। या फिर हमें पहले ब्लड जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा बहने लग गया है ब्लड, बहुत ज़्यादा रक्त का फ्लो होने लग गया है, और जिस वजह से
ब्लड सप्लाई जो है उसकी वहाँ पर कम हो गई है और जिस वजह से सूजन आ गई और सूजन की वजह से प्रेशर बढ़ गया उस हिस्से का, इस वजह से भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम ऑफ फोरआर्म की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। या फिर आर्टरीज जो है हमारी रेडियल आर्टरी, अल्नार आर्टरी या नर्व्स जो है इनमें इंजरी हो गई है, इनकी दिक्कत आनी शुरू हो गई तो भी दिक्कत हो सकती है। या फिर हम कोई ओवर यूज मसल्स कर रहे हैं, ओवर यूज काम कर रहे हैं, कोई भी एक रेपिटेड मूवमेंट कर रहे हैं फोर आर्म का, हाथों का, रिस्ट का, तो भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। या फिर हमें किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी हाथ हिलने लगता है, रुकता नहीं है, सीजर्स आने लगते हैं, क्लैम्सिया हो जाता है, टिटनी हो जाती है। तो इसमें भी जब ओवर यूज होता है मूवमेंट तो इस वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम में की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, कंपार्टमेंट में प्रेशर बढ़ जाता है। या फिर आप आईवी से यानी कंपार्टमेंट फोरआर्म में आपको ड्रग का कोई आईवी से इंजेक्शन दे रहे हैं तब भी दिक्कत आ रही है। या फिर आपको एंटीकोगुलेशन थेरेपी आप ले रहे हैं, कोई दिक्कत है आपको जिस वजह से फोरआर्म में दिक्कत आनी शुरू हो रही है। या फिर बहुत रेयर केस में दिखें तो अगर सांप ने काट दिया, एक कार्बन मोनोऑक्साइड इसका पॉइजन आपके अंदर आ गया है तो भी फोरआर्म में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या देखने को मिलता है, क्या पैथोलॉजी है कंपार्टमेंट सिंड्रोम की और फोरआर्म में। तो कंपार्टमेंट जो होता है हमारा उसमें नॉर्मल प्रेशर होता है, कंपार्टमेंट प्रेशर जो नॉर्मल रहता है रेस्टिंग में 0 से 10 mmHg। जब कोई भी ट्रॉमा होता है, ओवरयूज इंजरी होती है, गन शॉट से इंजरी होती है या आर्ट्रियल या वीनस का दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, इंजरी हो जाती है नर्व की, आर्टरीज की, वेन्स की, जिस वजह से जो फोरआर्म का जो कंपार्टमेंट है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है और वो प्रेशर 30 mmHg जितना हो जाता है, ये इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 30 mmHg से जितना हो जाता है ये बढ़ जाता है, जिस वजह से इतना प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। और जब ये प्रेशर रिलीव नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, 6 से 8 घंटे हो गए पेशेंट को, प्रेशर बढ़ता ही जाता है, जिस वजह से पेशेंट के जो कंपार्टमेंट है उसमें हड्डी है, मांसपेशियां, टिश्यूज, बर्सा, जितनी भी चीजें हैं उनमें डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो डैमेज हमेशा रहता है, इरिवर्सिबल होता है। अब बात करते हैं पैथोलॉजी में क्या देखने को मिलता है। जैसे ही कोई आपको ट्रॉमा हुआ, इंजरी, ओवरयूज आपने काम किया, जिस वजह से आपके फोरआर्म पे ब्लड का लॉस होना शुरू हो गया, ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो गया, खून बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया और इस इकट्ठे ब्लड की वजह से सूजन आ गई उस हिस्से में। अब जैसे ही सूजन आ गई तो आसपास की मांसपेशियों में प्रेशर आना शुरू हो गया, उनको इतनी स्पेस नहीं मिल पा रही, जिस वजह से वहां का जो कंपार्टमेंट है, फोरआर्म का कंपार्टमेंट है, वहां का प्रेशर बढ़ गया। जब प्रेशर बढ़ गया 30 mmHg तक हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, जिस वजह से प्रेशर बढ़ने की वजह से जो यहाँ पर वेन्स फ्लो हो रही है, जो ब्लड सप्लाई फ्लो कर रही है, उनमें दिक्कत आनी शुरू हो गई, उनका ब्लॉकेज होना शुरू हो गया। अब उनका ब्लॉकेज शुरू हो गया तो जो खून का, रक्त का जो बहाव है वो सही से नहीं हो पा रहा, वो वहीं वहीं रुक रहा है, प्रॉपर नहीं फ्लो हो रहा है, जिस वजह से और प्रेशर बढ़ रहा है हमारे कंपार्टमेंट में, और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो और ज़्यादा बढ़ता जाता है तो आर्टरीज जो होती है, आर्टरीज जो भी ब्लड को फ्लो करती है उसमें भी प्रेशर बढ़ जाता है। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसका प्रेशर, जिस वजह से जो खून का बहाव होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, वो सही से नहीं हो पाता, जिस वजह से मांसपेशियों को जितना खून मिलना चाहिए, जितना टिश्यूज को, नर्व्स को मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता, जिस वजह से इनका ब्लड सप्लाई कम होने लगता है, मांसपेशियों में ब्लड सप्लाई जितना आना चाहिए नहीं हो पाता, जिस वजह से खून का जो बहाव है, खून जो होना चाहिए उतना वो कम होता जाता है, जिस वजह से मांसपेशियों की और नसों में डैमेज होना शुरू हो जाता है। और इस डैमेज की वजह से जो आसपास की जो भी हड्डी, मांसपेशियां और बहुत जितनी भी चीजें, उन सब में जितने भी सब्सटेंस, जो भी कंटेंट्स हैं हमारे कंपार्टमेंट में, उनमें डैमेज होना शुरू हो जाता है और ये डैमेज ठीक नहीं होता, ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है और पेशेंट को बहुत दिक्कत आनी शुरू हो जाती है।